Hi everybody. Today we are going to discuss about the honeybee sting. मधुमक्खी का काटना. Honeybee is a flying insect which produce honey for us. Honeybee यानी कि मधुमक्खी, आप सभी ने देखा होगा, ये मधुमक्खी जो है आपके उड़ने वाला पंछी होता है, कीट होता है छोटा सा, और जो कि शहद फॉर्म करता है, शहद बनाता है, और इसके जो स्टिंग होता है, इसका जो डंक होता है, उसमें वेनम होता है जो कि एसिडिक होता है. इसके प्रोड्यूस पॉइजन एज एन एक्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस, यानी कि उसके स्टिंग के अंदर वेनम पाया जाता है जो कि आपका वो इस्तेमाल करता है अपने सेल्फ डिफेंस में, जब उसको प्रोवोक किया जाता है, जब उसको छेड़ा जाता है. अदरवाइज हनी बी कुछ नहीं कहता है किसी को, अगर उसको छेड़ा जाएगा तभी जो है वो अटैक करता है. तो इसी तरह से आपका साइन सिम्टम जब इसमें देखते हैं तो साइन सिम्टम में जहां स्टिंग हुआ है, जहां पर बी ने, मधुमक्खी ने डंक मारा है, तो वहां पर उस साइड पर लोकल पेन होगा और बर्निंग पेन होगा, मतलब ईचिंग होती है, बर्निंग पेन होता है, एलर्जिक रिएक्शंस जो है वहां पर अपेयर हो जाती है. एलर्जिक रिएक्शंस में जैसे हाइव्स, अर्टिकेरिया जैसी चीज, यानी कि आपका पित्त, जिसको कहते हैं पित्त जैसे उछलता है, उस तरह का वहां पर छोटे छोटे जो है आपका रैशेस बन जाते हैं, ईचिंग होगी उसमें, और उसमें से थोड़ा सा फ्लैश भी होंगे, और पेशेंट को जो आपका फीवर भी हो सकता है. इन सीवियर केसेस में, यानी कि जब इनको प्रोवोक किया जाता है, छेड़ा जाता है, तो ये तमाम बहुत सारी मधुमक्खियां जो है एक साथ अटैक करती है उस इंसान के ऊपर, या जो वहां पर सराउंडिंग्स में घूमता फिरता मिलेगा तो उसके उनके ऊपर जो है वो अटैक करती है. और जनरली जो एक्सपोज पार्ट जो बॉडी के हैं, उनके ऊपर जो है आपके ये अटैक करती है. और अगर वो फेस और हेड के ऊपर मोस्टली अटैक कहां करती है, ये मोस्टली अटैक करती है फेस और आपका हेड के ऊपर. और बहुत सारी जो हनी बी है वो एक साथ जब अटैक करती हैं तो वहां पर अपने स्टिंगर जो है वो छोड़ देती है, जिनके अंदर पॉइजन होता है, और उनकी वजह से सिवियरिटी बढ़ जाती है. इसमें इंसान की डेथ भी हो सकती है. इसमें रेडनेस भी होगी, स्वेलिंग भी होगी, उस साइड पर सूजन होगी, और जहां जहां पर स्टिंग लगा है वहां पर पित्त जैसी जो है वो आपका निशान जो है आपका दिखाई देंगे. फिर वो फैलते चले जाते हैं, इन्फ्लामेशन बढ़ती चली जाती है. इवन थ्रोट पर भी इन्फ्लामेशन आ जाएगी, टंग के ऊपर भी इन्फ्लामेशन आ जाती है, आंखों के ऊपर जहां जहां भी स्टिंग है सब जगह पर इन्फ्लामेशन आती चली जाएगी, और वो इतना सीवियर हो जाएगा कि ब्रीथिंग में, सांस लेने में भी परेशानी होने लगेगी, और इवन कभी कभी डेथ भी इससे हो जाती है. इंसान जो है वो चिड़चिड़ा हो जाता है, उसके बाद उसको नोजिया होने लगता है, वॉमिटिंग होने लगती है, और कभी कभी देखने में आता है कि उसको डायरिया भी हो जाता है. डिजीनेस होगा और फेंटिंग, यानी कि लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस. कुछ वक्त के लिए आदमी जो है वो आपका बेहोश हो जाएगा, फिर आ जाएगा उसमें, फिर बेहोश होगा, ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू द ब्रेन. दिमाग को जो है वो आपका ऑक्सीजन सप्लाई कम होने लगेगी, तो उसकी वजह से उसको बार बार जो है वो, पहले थोड़े टाइम के बाद जो है उसको अनकॉन्शियस होगा, लेकिन उसके बाद वो जो है परमानेंट बेहोश, काफी वक्त के लिए जो है आपका अनकॉन्शियस हो जाता है. यानी कि इसका जो पॉइजन है वो आपका कितने घंटे तक असर करता है और किस तरह से स्वेलिंग बढ़ती है. देखिए, लास्ट 1 to 2 आवर्स, 1 से 2 घंटे में लास्ट हो जाता है, लेकिन आफ्टर स्टिंग इंक्रीज स्वेलिंग अप टू 48 आवर्स. स्वेलिंग जो है वो 48 घंटे तक बढ़ती चली जाएगी, और उसके कुछ वक्त के बाद वहां पर जो है वहां पर रेडनेस अपीयर हो जाएगी, और आपका अर्टिकेरिया जैसे सिम्टम्स दिखाई देंगे, अर्टिकेरिया जैसे साइन दिखाई देते हैं, और ये स्वेलिंग और रेडनेस जो है आपका 3 दिन में जो है आपका खत्म हो जाती है, और कभी कभी जो है इसको 7 डेज भी लग जाते हैं. व्हाट टू डू अप टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द डॉक्टर. डॉक्टर के अवेलेबल होने तक आप होम रेमेडी के तौर पे क्या कर सकते हैं, जिससे ये पॉइजन का इफेक्ट थोड़ा कम हो जाए, और उसके बाद आप डॉक्टर से जो है आपका मेडिसिन वगैरह ले ले. तो उस वक्त तक आप क्या करें, सबसे पहला काम होगा, जैसे स्टिंग होता है तो स्टिंग में आप कोशिश करिए रिमूव द स्टिंगर, यानी कि जो उसके डंक उसने वहां छोड़े हैं उनको रिमूव कर लिए.
रिमूव करने के लिए देखिए क्या है, रिमूव करने के लिए कभी भी उसको फोर्सेप्स से निकालने की कोशिश मत करिएगा, या इस तरह से प्रेस करके निकालने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो वो और ज्यादा वेनम जो है, जो उसके अंदर मौजूद है, वो वेनम वहीं पर स्किन के नीचे छोड़ देगा, और जो है वो जो वाउंड्स बने हैं या जो निशानात वहां पर आए हैं, जो परेशानी है, वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इसलिए फोर्सेप्स से या इस तरह से पिंच करके उसको निकालने की कोशिश मत करिएगा, बल्कि कोई भी मेटल ऑब्जेक्ट, जैसे नाइफ है आपका, उसको लेके जहां स्ट्रिंग लगा है उसके एक साइड में ऐसे प्रेस करिए, और इस तरह से प्रेस करते हुए चले जाइए। तो आगे से पीछे से प्रेस करेंगे तो स्ट्रिंग अपने आप दूसरी साइड से उठता चला जाएगा, तो वो निकल जाएगा। या चाकू भी अगर नहीं मिलता है तो आपकी पॉकेट में कोई एटीएम कार्ड पड़ा हो या क्रेडिट कार्ड पड़ा हो, उससे आप उसके साइड से इसी तरह से रब करके उसको स्ट्रिंग को निकाल सकते हैं। उसको स्ट्रिंग का सबसे पहला काम है आपका स्ट्रिंग को रिमूव करना। स्ट्रिंग को रिमूव कैसे करेंगे वो मैंने आपको बताया है कि कभी भी फोर्सेप्स से या पिंच करके उसको मत उठाइए, क्योंकि ऐसा करने से वो प्रेस होगी और वो और ज्यादा वेनम वहां पर छोड़ देगी। तो इसे आप जो है इसको सबसे पहले रिमूव कर दीजिएगा स्ट्रिंग को। उसके बाद उस एरिया को साबुन और पानी से बहुत अच्छी तरह से वॉश कर दीजिएगा। साबुन और पानी से बहुत अच्छी तरह से वॉश कर दीजिएगा। और कूल कंप्रेस, अगर आपके पास बर्फ वगैरह मौजूद है तो वो बर्फ जो है थोड़ी देर के लिए उसके ऊपर हल्का 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 रब कर दिए, या उसको ऐसे दबा दीजिएगा, उसके ऊपर बर्फ रख के थोड़ा सा बांध दीजिएगा, ताकि जो है उसको ठंडक मिल जाए। तो उससे ईचिंग में, स्वेलिंग में और स्किन जो एलर्जी हो रही है वो आपका स्मूथ हो जाएगी, यानी कि शांत हो जाएगी। इसके अलावा एक सब्सटेंस और है, बेकिंग सोडा जो होता है, उसको पानी में मिला के एक पेस्ट तैयार करिए। पानी ज्यादा हो, बेकिंग सोडा कम हो, तो एक पेस्ट तैयार करके वो भी आप उस साइड पर लगा सकते हैं। टर्मरिक, हल्दी सब घरों में होती है, उस हल्दी का भी लेप उस पर जो है आप कर सकते हैं। इवन कहीं पे बताया गया है कि टूथपेस्ट जो होता है उसको भी उस साइड पर लगा सकते हैं, लेकिन ये साइंटिफिकली प्रूव नहीं है, लेकिन लगाते हैं लोगों के एक्सपीरियंस है, तो टूथपेस्ट भी उसके ऊपर लगा लेते हैं। आयरन भी अगर रगड़ते हैं, बहुत आपने देखा होगा कि लोहा लेके या उसको चाबी, कोई भी छल्ला वगैरह, कोई भी मेटल ऑब्जेक्ट उस साइड पर रगड़ते हैं। उसको रगड़ने का मकसद क्या है कि जो उसका एसिडिक रिएक्शन है वो कम हो जाए, वो न्यूट्रलाइज हो जाता है उसका एसिडिक रिएक्शन, तो उसके लिए ऐसा करते हैं, यानी कि वहां पर जो वेनम गिरा है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और स्किन को जो है वो शांत करने, यानी कि उसकी स्वेलिंग जो है उसको कम करेगा, और पेन और ईचिंग को जो है वो कम कर देता है। और इसको आप जो है कोकोनट ऑयल भी लगा सकते हैं, कोकोनट ऑयल भी वहां पर लगा सकते हैं, और उसको फिर 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। जो भी आप सब्सटेंस लगा रहे हैं उसके ऊपर, चाहे आप वो उसके ऊपर कूल कंप्रेस करें, या टर्मरिक हल्दी का इस्तेमाल करें, या कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करें, या आपका बेकिंग सोडा प्लस वाटर का जो लेप बना है उसका इस्तेमाल करें, या टूथपेस्ट वगैरह जो भी कुछ आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको तकरीबन 15 मिनट के लिए वहां छोड़ दीजिएगा। उसके बाद वहां पर जो है उसका असर, इफेक्ट कम हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा वो पॉइजन। देखिए प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए अप्लाई हाइड्रोकोर्टिजोन क्रीम या कैलामाइन लोशन, आप उस जगह पर अप्लाई कर सकते हैं। उससे भी आपका ये एलर्जिक रिएक्शंस जो है वो आपका रिड्यूस हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। इसके साथ साथ एंटीहिस्टामिन्स का आप इस्तेमाल करें, और अगर पेन हो रहा है तो एनाल्जेसिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इन्फ्लामेशन हो रही है तो वहां पर एंटी इन्फ्लामेटरी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यूनानी या आयुर्वेदिक मेडिसिन के तौर पर आप जो है मिल्क ऑफ कैलोट्रोपिस, यानी कि मदार का दूध या आंखें का दूध, उस साइट्स पर लगा दीजिएगा, तो उससे भी पॉइजन का असर कम हो जाता है। या रीठा एक आती है, रीठा एक मेडिसिन होती है जो आप अक्सर बाल धोने वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, तो उस रीठा का पानी में घिस के उस रीठा को और उन साइट्स पर लगा दिए जहां पर बाइट हुआ है, तो उससे भी काफी हद तक जो है वो आपका एलर्जिक रिएक्शंस जो है वो आपका कम हो जाएंगी, और जो आपका वेनम है वो आपका न्यूट्रलाइज हो जाता है। एज पर होम्योपैथिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक जो है आपका लीडर 200 होम्योपैथिक एक मेडिसिन आती है, जिसके अगर ग्रेन्यूल की शक्ल में ले रहे हैं तो आप जो है 4 से 5 ग्रेन्यूल्स, या अगर ड्रॉप्स की शक्ल में ले रहे हैं तो 2 से 3 बूंद जो है आपका 2 से 3 ड्रॉप जो है, आप उसको दिन में 4 से 5 मरतबा, दिन में 4 से 5 बार जो है
पेशेंट को दीजिए, तो इसकी एलर्जिक रिएक्शंस जो है वो आपका कम हो जाती है। सवाल आता है कि व्हेन इट मोर डेंजरस, यानी कि हनी बी का जो स्टिंग है वो कब खतरनाक होता है। देखिए, हनी बी का स्टिंग जो होता है, जब वो एक तो बहुत ज्यादा तादाद में अटैक करें, और खासतौर से मैंने आपको बताया कि वो एक्सपोज्ड पार्ट पर अटैक करती है, और एक्सपोज्ड पार्ट में वो अगर फेस के ऊपर, फेस और हेड के ऊपर जो है अगर अटैक करते हैं तो वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि वहां पर जब वो अटैक करेंगे तो आपका फेस पर, थ्रॉट पर और टंग पर जो है आपका इन्फ्लामेशन आ जाएगी, और इन्फ्लामेशन आने पर रेस्पिरेशन भी आपका डिफिकल्ट हो जाएगा, और ब्रेन को जो है वो ऑक्सीजन कम जाएगी, तो उससे कॉन्शियसनेस जो है वो खत्म होती है, यानी कि इंसान जो है वो अनकॉन्शियस हो जाता है। तो ये इन साइट्स पर अगर हनी बी काटते हैं तो ये ज्यादा खतरनाक होती है। इनसे बचने का, अगर मान लीजिए कभी आप ऐसे किसी अटैक में हनी बी के असल्ट में फंस जाएं, यानी कि हनी बी उड़ रही है और आपके पास में कोई सामान नहीं है, या तो आप उस वक्त आपको कैसे बचना है, कैसे कोशिश कर सकते हैं आप बचने की। देखिए, हनी बी अगर अटैक कर दे, मधुमक्खियां अगर आपके ऊपर हमला कर दें, तो उस वक्त आपको क्या करना चाहिए, या आप उनसे घिर जाएं, तो उस सूरत में आप क्या करें। देखिए, सबसे पहले तो कोशिश करिए कि किसी ऐसे जगह पर चले जाइए जो बिल्कुल बंद हो जाए, रास्ता जिसमें जहां से मधुमक्खी अंदर एंटर ना हो सके। दूसरी बात, अगर और भी कुछ नहीं है, आप जो है सीधे लेट जाइए, बिल्कुल शांत आप लेट जाइए। मधुमक्खियां आपके चेहरे के सामने फिरती रहेंगी लेकिन आपको टच नहीं करेंगी, लेकिन जैसे ही आप उनको हटाने के लिए हाथ हिलाएंगे या पैर हिलाएंगे, तब वो अटैक करेंगी आपके ऊपर। अदरवाइज आप कभी ऐसा हो जाए तो आप शांत लेट जाइए बिल्कुल, तो वो आपको कुछ नहीं किया। आप खड़े हैं तो बस सीधे खड़े रहिएगा, हिलिएगा मत। वो आपके सर के चारों तरफ घूमती रहेंगी लेकिन आपको टच नहीं करेंगी जब तक आप रिएक्ट नहीं करेंगे, यानी कि आप हाथ पैर नहीं हिलाएंगे। जब भी आप हाथ पैर हिलाएंगे तभी वो अटैक करेगी आपके ऊपर। तो इसलिए कभी ऐसा हो जाए तो आप शांत लेट जाए या बिल्कुल शांत खड़े हो जाए, वो आपके ऊपर अटैक नहीं करेगी। दूसरी बात कि अगर आप धुआं पैदा कर सकते हो कहीं से, किसी कपड़ा वगैरह जला के या कोई भी घास फूस जला के धुआं कर दीजिएगा, तो धुएं से ये शांत हो जाती है और भाग जाती है। एक गलती कभी मत करिएगा, अगर हनी बी का अटैक आपके ऊपर हो रहा है या हनी बी आपके पीछे लग जाती है, तो ये गलती कभी मत करिएगा कि पानी के अंदर मत कूदिएगा, क्योंकि पानी के ऊपर जब आप कूदेंगे, उन्होंने देख लिया कि आप पानी के ऊपर अंदर कूदे हैं, तो वो आपके ऊपर भिन भिनाती रहेंगी। जैसे ही आप पानी से बाहर आएंगे, पानी से बाहर आते ही वो आपके पूरे हेड और फेस पर पूरी तरह से अटैक है, क्योंकि आप जो है पानी से जब निकलते हैं, पानी से ऊपर निकलते हैं, तो सर को ऐसे हिलाते हुए निकलते हैं, तो वहीं पर वो आपका पूरी तरह से अटैक कर देगी। तो इसलिए याद रखें, कभी भी अगर हनी बी का अटैक हो रहा है तो पानी के अंदर ना कूदे।